हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो मैं वीडियो ले आया हूँ वो न्यू लेबर कोड पे है। आप लोग जैसा जान रहे हैं कि भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को न्यू लेबर कोड्स नोटिफिकेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर दिए हैं पूरे इंडिया में। इसमें बहुत चीज़ों को कंसीडर किया गया है। पुराने जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी लॉ हैं, उनको कंसीडर किया गया और उनको न्यू कोर्स के अंतर्गत डाला गया है, जिससे चीज़ों को थोड़ा लोगों को अभी भी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर इसका नोटिफिकेशन, प्रॉपर इसका जस्टिफिकेशन या चीज़ें अभी मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज नहीं हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो हो सकता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो चीज़ों को समझने के लिए कि कैसे ये कोड काम कर रहा है और इस कोड के अंतर्गत क्या क्या आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने कोड कोड इम्प्लीमेंट किए, न्यू लेबर कोड। इसमें सबसे पहला कोड है द कोड ऑन वेजेज 2019। सेकंड है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और जो लास्ट है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये चारों कोड में भारत सरकार ने पहले से मौजूद 29 यानी 29 जो लेबर लॉ थे उनको मर्ज किया और इन चारों कोड को ही लागू किया, ताकि लोगों को चीज़ों को अच्छी तरह समझने में, इम्प्लीमेंट करने में और कंप्लायंसेस को पूरे करने में मदद मिले। उनको बहुत चीज़ों की आसानी हो, मल्टीपल उनको फॉर्म्स नहीं भरने पड़े और एक आत्मनिर्भर भारत यानी लेबर को पूरा सपोर्ट मिले, क्योंकि लेबर से ही कोई भी इंडस्ट्री चलती है, एम्प्लॉय से ही कोई भी एम्प्लॉयर आज के डेट में है। तो उसको फोकस में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस चीज़ों को लाया। ये 2020-2019 में ही इम्प्लीमेंट होने वाले थे, पर कुछ कारणों से उस समय रोक दिया गया था, क्योंकि उस समय कोविड का भी समय था। तो इस चीज़ों को लेते हुए इस पे कुछ चीज़ों पे स्टेट और गवर्नमेंट के सेंट्रल के बीच में डिस्कशन होने के बाद ये अभी लागू हुआ है। पर अभी भी कहेंगे तो फुल्ली तरीके से लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी फिर से इसमें कुछ रिपल्सन आए हैं यूनियन की तरफ से, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, जो अभी भी ऑब्जर्वेशन में है। चलिए, पर हम लोग जानते हैं कि इस कोड में क्या क्या कवर किया हुआ है, कौन से 29 एग्जिस्टिंग लॉ हैं जिनको ये मर्ज किया गया है। स्टार्ट करते हैं पहले कोड से, द कोड ऑन वेजेस 2019। जैसे कि ये खुद से कोड डिफाइन कर रहा है कि ये कोड वेजेस से रिलेटेड है, जिसमें हमारा सैलरी स्ट्रक्चर आता है, मिनिमम वेजेज आता है, इक्वल पे की बात की गई है, डिजिटल पेमेंट की बात की गई है, सैलरी स्लिप की बात की गई है, अपॉइंटमेंट लेटर की बात की गई है। ये सब चीज़ों पे इस पे फोकस किया गया है। इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन से पहले से मौजूद एक्ट्स या कोड इसमें मर्ज किए गए हैं, तो इसमें चार जो मेजर हैं और जिनको इसमें मर्ज किया गया है वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इसमें आपको पता होगा कि हम लोग जो पेमेंट करते हैं वेजेस को, उसको रेगुलेट किया जाता है कैटेगरी वाइज, कैसे क्या रहेगा। दूसरा है इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, जिसमें ये दर्शाया जाता है एक्ट में कि मिनिमम वेजेस क्या रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या रूल के हिसाब से किस कैटेगरी को, जैसे अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाई सी स्किल्ड, ये सबको क्या पेमेंट देती है, वो इसमें कवर होता है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, जो कि ये दर्शाता है कि बोनस यानी जो एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा वो किस पैटर्न पे रहेगा, क्या कैलकुलेशन रहेगा, किनको मिलेगा, किस कैटेगरी वाले को नहीं मिल सकता है, ये सब इसमें दर्शाया जाता है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, यानी जो मेल हों, फीमेल हों, जो काम कर रहे हों, एक ही तरह के काम कर रहे हों, तो दोनों को सिमिलर पेमेंट मिलना चाहिए। ये सब इसमें कवर होता है। इन चारों को मर्ज करके ये कोड नया डिफाइन किया गया है। इसमें मेनली जो फोकस किया गया है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि डिस्कस करना चाहूँगा कि पहली बात है इसमें मिनिमम वेजेस, यानी जो मिनिमम वेजेस होने चाहिए वो फिक्स किया जा रहा है इसमें, और वो एक सेंट्रल लेवल पे डिस्कस हो रहा है, जो सेंट्रल लेवल पे फ्लोर वेजेस के नाम से पहले भी जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। उससे नीचे कोई भी स्टेट नहीं कर सकती है। इसमें एक पॉइंट को और फोकस किया गया है कि वो सेक्टर वाइज भी फिक्स किया जा रहा है कि वो अनऑर्गेनाइज हो या ऑर्गेनाइज हो, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए डिफरेंस हो। सेकंड कि टाइमली पेमेंट, जो सबसे बड़ा आज के डेट में एम्प्लॉयर की तरफ से डिले हो जाता है। कुछ एम्प्लॉयर 10 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, कोई 15 को कर रहे हैं, कोई 20 तक कर रहे हैं, जिसके चलते जिस बहुत ही दिक्कत आती है एम्प्लॉय को।
उनके एम्प्लॉय टाइमली पेमेंट ना पाने के कारण वो अनसेटिस्फाइड होते हैं, अनमोटिवेट होते हैं। तो उस पर भी फोकस किया गया है इस कोड के अंतर्गत। सेकेंड जो मैंने आपको बताया, इसमें मेल हो फीमेल हो जो भी हैं उनको इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, इक्वल वर्क के लिए, सिमिलर वर्क के लिए सेम पेमेंट। इसमें एक चीज़ और दिखाया गया है, वेजेस का डिफिनीशन, मतलब कि अगर आप एक्ट बाय एक्ट पढ़ेंगे तो आपको हर एक्ट में वेजेस की डिफिनीशन में थोड़े से चेंजेस दिखेंगे। इससे मल्टीपल डिफिनीशन जो सामने आ जाती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेजेस को सही तरीके से क्या डिफाइन किया जाए। तो इस कोड मर्ज होने के कारण गवर्नमेंट वेजेस को भी एक पर्टिकुलर डिफिनीशन से डिफाइन करेगी जो सबके लिए लागू हो जाएगा। सिंगल डिफिनीशन जो सिंगल मीनिंग दे, मल्टीपल मीनिंग ना दे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टाइमली पेमेंट तो वो फिक्स डेट होगा। पहले भी गवर्नमेंट ने रूल लगाया था कि 7th और 10th एज पर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपके पास 1000 से ऊपर एम्प्लॉय हैं तो 10 तारीख तक था, और नहीं तो जनरल में 7th। बट लोग अभी भी इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। इसको स्ट्रिक्टली इसमें नॉर्म्स में बांधा गया है कि 7th इज द लास्ट डेट फॉर पेमेंट। उसके बाद मैंने जैसे बताया बोनस वो पहले से भी लागू था, अभी भी है। इसको और अच्छे से डिफाइन किया गया है। मिनिमम वेजेस जब हमारा स्कीम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से इसको डाला गया है। इसमें एक चीज़ को और कवर किया है, जो मिनिमम वेजेस को डिफाइन किया गया है वो 50% ऑफ द बेसिक, मतलब कि 50% ऑफ द सीटीसी को रखा गया है बेसिक। मतलब अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक आप कम करके चल रहे हैं, आपने 30% रखा है, 40% रखा है, उसमें आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन भी कम होती है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी कम होता है, बोनस की लायबिलिटी भी कम आती है, ग्रेजुटी की भी लायबिलिटी कम आती है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी फिक्स किया कि आप 50% से कम बेसिक नहीं रख सकते हैं। क्योंकि ये रिवाइज हो रहा है तो अभी उन्होंने कंडीशन डाला है कि आप जो कि सीटीसी है, जो आप सीटीसी किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं उसका 50% आपको बेसिक रखना है। तो जो भी चीज़ें अभी चेंज होंगी वो इसी के अंतर्गत चेंज होगी, ताकि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में समय लग रहा है। लोग इसके लिए बहुत चीज़ें को ढूंढ रहे हैं, कहाँ से उनको रिसोर्सेस मिलेगा, कैसे कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है। ह्यूमर है वो मार्केट में बहुत चल रहा है, तो लोग उस चीज़ों को लेके बहुत सर्च कर रहे हैं, और गवर्नमेंट उसको लेके हर समय कुछ ना कुछ अभी नोटिफिकेशन निकालते जा रही है लगातार। 21 नवंबर के बाद मैं चाहूँगा आप लोग की भी जो इंक्वायरी हो, जो कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट में डालें। मैं सब कमेंट का रिप्लाई प्रॉपर तरीके से दूंगा, और उसका जो प्रॉपर सपोर्टिंग हो वो भी मैं आप लोग पहुंचाऊंगा। आप चाहें तो अपना मेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं आपको मेल पे ही सारा रिवर्ट कर दूं विथ प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ताकि आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं वो प्रॉपर क्लियर हो। अब आते हैं इसके बाद, जब ये कोड इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इससे एचआर को क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि सारे कोर्स कहीं ना कहीं एचआर के थ्रू रोटेट होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहला इसमें जो मेनली आप लोग को देखना होगा वो है मिनिमम वेजेज क्वालिफाइड कर रहा है कि नहीं हर एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो स्टाफ हो, डायरेक्ट हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, ऑन रोल हो, ऑफ रोल हो, कैजुअल हो। इस चीज़ों पे सबको आपको फोकस करके चेक करना है। आपको ये भी चेक करना है कि 50% उसकी बेसिक है या नहीं है। अगर नहीं है तो रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा आपको तुरंत, ताकि वो इम्प्लीमेंट हो, और ऑडिट में कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाया। उसको आपको करना होगा। ओवर टाइम का पेमेंट, इसमें एक पॉइंट है कि जो डबल से होगा, जो पहले भी था, पर लोग बहुत सारे लोग सिंगल कैलकुलेशन करते थे, 1.5 टाइम्स करते थे, पर अब मैंडेटरी है कि डबल के रेट से होगा। उसके बाद जेंडर गैप, जो मैंने आपको बोला, चाहे वो मेल हो फीमेल हो दोनों को इक्वल पे मिलेगा, सिमिलर पे मिलेगा फॉर सिमिलर वर्क। अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी है। आपको अपॉइंटमेंट लेटर सारे एम्प्लॉय को, चाहे वो ऑफ रोल हो, ऑन रोल हो, कॉन्ट्रैक्ट में हो, देना है, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर क्लियर होने चाहिए आपके पॉलिसी के हिसाब से। सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और टाइमली पेमेंट जो आपको करना ही करना है, 7 तारीख तक आपको पेमेंट रिलीज करना है, नहीं तो वो ऑडिट का पार्ट बन सकता है। बोनस की कैलकुलेशन भी रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके मिनिमम बेसिक 50% से कम है तो वो रिवाइज होगी, तो वो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसमें बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन डाउट है कि पीएफ का कंट्रीब्यूशन में भी इम्पैक्ट आएगा। हाँ, पीएफ के कंट्रीब्यूशन में इम्पैक्ट आएगा, 100% आएगा।
क्योंकि पीएफ बेसिक पे ही कैलकुलेट होता है, बेसिक प्लस डीए पे। तो अगर आपका बेसिक रिवाइज हो रहा है तो पीएफ भी रिवाइज होगा। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन ये नहीं निकाला गया है कि क्या 15,000 की जो सीलिंग है उसके ऊपर भी जाएगी। यानी अभी तक जो हमारा 15,000 का सीलिंग है, यानी आप 1800 दे के, जो भी आप 15,000 से बेसिक ज़्यादा है उनको 1800 दे के कैपिंग करते हैं, वो अभी भी रहेगा, एक्टिव रहेगा। उसमें कहीं भी चेंजेस ऐसा नहीं है, नोटिफिकेशन आया है। तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपने सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट्स हो, आप हमें कमेंट करें। हम हर कमेंट को प्रॉपर रिस्पांस देंगे और ट्राई करेंगे विद इन 24 आवर 48 आवर्स हम आपके क्वेरी का रिस्पांस प्रॉपर मेल पे, अगर आपने मेल आईडी दे रखा है, और नहीं तो कमेंट के माध्यम से भी आपको रिस्पांस करें। आते हैं नेक्स्ट कोड के बारे में। जो नेक्स्ट कोड है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इंडस्ट्रियल रिलेशन बोल के पहले से भी हमारे पास कोड था अलग अलग, बट उसमें अलग अलग चीज़ों को कवर किया गया था, जिसको मर्ज करके एक सिंगल कोड बनाया गया। और इसमें जो मर्ज किया गया है वो मेनली 3 एक्ट हैं जिनको मर्ज किया गया है। पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, दूसरा है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, और तीसरा है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड ऑर्डर एक्ट 1946। ये तीनों एक्ट कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री को, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या फिर कोई और इंडस्ट्री जिसमें ट्रेड यूनियन का बात होता हो, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, सबको कंप्लायंस पॉइंट से कहा जाए तो एक सिंगल कवर करने के लिए ये एक्ट लाया गया। तीनों एक्ट जो इसमें सबमर्ज किए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलेशन को बिल्डअप करता है एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर के बीच। इसीलिए इसका नाम भी है रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन। मतलब एक जो रिलेशन होनी चाहिए, बाउंडेशन होनी चाहिए, वो बाउंडेशन को कंट्रोल करता है। इसमें जो हमारा कवर है इंडस्ट्रियल कोड में, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, इसमें एक रिलेशन बनाया गया है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, यूनियन, कॉन्ट्रैक्टर, ये सब के बीच में। तो हम जानते हैं इसमें कैसे क्या है। इसमें सबसे पहले तो डिफाइन किया गया है वर्ड्स को फिर से, जो सिंगल मीनिंग दे, जैसे वर्कर, एम्प्लॉय, स्ट्राइक, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। इस चीज़ों को इसमें मर्ज किया गया, डिफाइन किया गया तरीके से। इसमें एक पॉइंट को बढ़ाया गया है जो बहुत अच्छी बात है। जब भी स्ट्राइक होता है या ले ऑफ होता है तो बहुत चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। उसी तरह इसमें भी किया गया कि ले ऑफ मतलब अगर आप कंपनी से एम्प्लॉय आप ले ऑफ करवाते हैं एम्प्लॉय को, चाहे जो भी कारण हो, आपकी कंपनी में सेल नहीं है, बंद करना चाहते हैं, क्लोजर का नोटिस आ गया, जो भी आ गया, तो उस पे पहले 100 वर्कर्स थे, अब ये 300 वर्कर हो गए। यानी अगर आप 300 वर्कर से ऊपर हैं आपके पास, तभी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना है। उससे कम है तो आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी चैलेंजेज हैं यूनियन के लिए, जिसके चलते उन्होंने इस कोर्ट के अगेंस्ट में स्ट्राइक किया, धरना दिया, जिसके लिए अभी चल रहा है डिस्कशन। दूसरा, इसमें एक चीज़ को बेनिफिट दिया गया है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को। मतलब क्या हुआ कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, प्रोजेक्ट बेसिस के लिए, जैसे हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं जो प्रोजेक्ट पे होते हैं, जैसे हमारा कोई पुल बन रहा हो, डैम बन रहा हो, रेलवे का प्रोजेक्ट हो या कहीं का प्रोजेक्ट हो, तो वो फिक्स टर्म में काम होता है, जैसे 3 साल 2 साल का प्रोजेक्ट होता है। तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, एम्प्लॉय को हायर करते हैं, एम्प्लॉय को हायर करने के बाद उनको फिक्स टर्म का कंडीशन पे हायर करते हैं कि आपको मैं 2 साल के लिए रख रहा हूँ, 1 साल के लिए रख रहा हूँ, और उसको उसी हिसाब से फिर जब फिक्स टर्म कंप्लीट होता है तो या तो रिन्यू करते हैं या तो फिर उन्हें छोड़ देते हैं। इसमें एम्प्लॉय को नुकसान होता है। एक एम्प्लॉय आपके पास 1 साल काम किया, दूसरे एम्प्लॉयर के पास 2 साल काम किया, फिर 3 साल काम किया, तीसरे एम्प्लॉयर के पास, उनको बेनिफिट लॉन्ग टर्म कभी नहीं मिल पाता, शॉर्ट टर्म बेनिफिट ही मिलता है। इसको देखते हुए चेंज किए हैं इसमें भी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को। इसमें बेनिफिट देने का बात हुआ है। इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है वो भी जानेंगे हम लोग। जैसे उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ग्रेजुटी का, और उसको भी सिमिलर फैसिलिटी मिलेगी जो आपका जनरल एम्प्लॉय होते हैं। सेम बेनिफिट जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, उसी की तरह उनको भी बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है।
इसमें स्ट्राइक कोई भी डिफाइन किया गया 50% या ज़्यादा वर्कर अगर कोई लीव पे चले गए तो वो एज ए स्ट्राइक माना जाता है। इसमें जैसे बहुत सारी कंपनियां के पास कोई ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं रहते हैं, मतलब कि उनके पास आप शिकायत लेके जाते हैं तो उनके पास कोई एक कहा जाए तो एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आपके पास कोई कंप्लेन है तो आप मैनेजर को बोलते हैं। मैनेजर हो सकता है कभी कभी उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, तो इसलिए ग्रीवांस रेसिडुअल्स कमेटी बनाने की बात की गई है, जिसमें आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैनेजमेंट के खिलाफ हो, चाहे वो आपके कलीग के खिलाफ हो, चाहे किसी के खिलाफ हो, आप उसमें बता सकते हैं। ये बताया गया है बनाने के लिए, इसमें भी दर्शाया गया है। इसमें बहुत चीज़ों को फोकस किया गया है ताकि एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन अच्छा हो, डिस्प्यूट खत्म हो, डिस्प्यूट ना हो। इसमें पेनल्टी इम्पोजिंग का भी बात है, पर उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। बट रिलैक्सेशन के साथ कुछ ऐसी भी चीज़ों को फोकस किया गया है कि अगर आप एक साइड से रिलैक्सेशन तो ले रहे हैं अपने पेनल्टी पे, बट आप उसको रिपीट कर रहे हैं दोबारा, तो आप पे डबल पेनल्टी या कंपाउंडिंग आपको लगाया जा सकता है। ये चीज़ों पे फोकस किया गया इस एक्ट कोड के थ्रू। इसमें मेनली जो एचआर को करना है या एचआर के हमारे जो बंदे हैं उनको क्या क्या ध्यान में रखना है इस चीज़ को लेते हुए, वो हमने यहाँ फोकस किया है। पहला कि कोई भी ले ऑफ करने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन तभी लेना है जब आपके पास 300 प्लस एम्प्लॉय हो। आपको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिव्यू करना है, उनको बेनिफिट देना है। पहला मेजर बेनिफिट है आपको ग्रेजुटी, जो कि आपको फिक्स टर्म के लिए 1 साल मिनिमम है। बाकी जो आपके परमानेंट एम्प्लॉय हैं एज इट इज़ 5 ईयर का जो कॉन्सेप्ट है जो पहले से चल रहा है एक्ट के हिसाब से वो चलते रहेगा। दूसरा जो आपको मैंने बताया कि ग्रीवांस कमेटी आपको बनानी पड़ेगी, ग्रीवांस रिड्यूशियल कमेटी बनानी पड़ेगी ताकि आपके कोई भी ग्रीवांसेस कोई भी अप्लाई कर रहा हो तो वो प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ जाए। यूनियन के साथ आपकी रिलेशनशिप, उनके साथ डिस्कशन, वो सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट है रखनी पड़ेगी। और जो भी आपके अपॉइंटमेंट लेटर जो मैंने आपको पहले बताया उसमें टर्म्स कंडीशन क्लियर रखनी है, चाहे वो फिक्स टर्म के एम्प्लॉय हो चाहे वो आपके रेगुलर एम्प्लॉय हो। तो इस चीज़ों को फोकस किया गया है इस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड 2020 में। आपको इस कोड से रिलेटेड भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिस्पॉन्स करूँगा और आपको जो सपोर्टिंग चाहिए मैं प्रोवाइड करूँगा। आप अपना मेल आईडी भी दे सकते हैं ताकि मैं आपको मेल पे डायरेक्ट कम्युनिकेट करूँ। और अगर मेरा ये तरीका बताने का, पढ़ाने का ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपको और भी जानकारी मिलती रहे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कोड की तरफ। तो नेक्स्ट कोड है हमारा सोशल सिक्योरिटी 2020। जैसे कि ये कोड का नाम ही आपको दिखा रहा है, बता रहा है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या हुआ? आपकी सिक्योरिटी आपकी हेल्थ से लेके आपके बाद भी जो आप पे डिपेंड है, यानी सोशल से सारी चीज़ों को कवर करना। इसमें प्रोविडेंट फंड भी आता है, पेंशन भी आता है, हेल्थ भी आता है और भी बहुत चीज़ें हैं जो इसमें कवर करते हैं। तो इसमें हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या एक्ट इसमें मर्ज हुई है, कितने एक्ट मर्ज हुए हैं और इसमें भी क्या क्या बेनिफिट है। तो पहला जो है इसमें मर्ज किया गया है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, सेकंड एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस एक्ट 1948 जिसे ईएसआईसी बोलते हैं लोग, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 जिसको ईपीएफओ यानी आप पीएफ के नाम से वो शॉर्ट फॉर्म में लोग जानते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी यानी सीएनवी एक्ट 1959 जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट लोग इस पे थोड़ा फोकस नहीं करते हैं। उसके बाद आता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, फिर आता है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, साइन वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 1981, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट 1996 यानी पीओसीडब्ल्यू, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ये जो 9 एक्ट हैं इनको सबमर्ज किया गया इस नए कोड में, सोशल सिक्योरिटी कोड में। इस 9 एक्ट में जो चीज़ों को फोकस किया गया है
उनकी चीज़ों को, सारी चीज़ों को मर्ज किया गया है इसमें। कुछ चीज़ों को इसमें चेंजेस की गई है। हम लोग देखते हैं किस चीज़ों को चेंज की गई है या किस चीज़ों को इन्हेंस की गई है। पहला पॉइंट जो इसमें इन्हेंस किया गया है वो ये है कि ये सारे वर्कर्स कैटेगरी को कवर करता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हो, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, होम बेस्ड वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन है क्या होता है। लोग तो जनरली जानते हैं कि एम्प्लॉय मतलब कि जो कंपनी में काम करता हो, बट इसमें वो चीज़ को नहीं, हर आदमी को, हर एम्प्लॉय को, हर कैटेगरी वाले को कवर किया गया है। चाहे वो आपके किसी कंपनी में काम कर रहा हो, किसी दुकान में काम कर रहा हो, किसी घर में एज ए हाउस कीपिंग काम कर रहा हो, किसी अपार्टमेंट में काम कर रहा हो, वो सारे चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। इसमें बहुत बड़ा चीज है गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। मतलब क्या हुआ कि जो बंदे ऐसे जो कहीं काम कर रहे हैं पर उनको किसी प्रॉपर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्रॉपर के सिस्टम में नहीं है, जैसे कि एक शॉप, मैं मानता हूँ एक शॉप है जिसमें 10 बंदे काम कर रहे हैं। अब 10 बंदे जो काम कर रहे हैं शॉप में, वो हर एक्ट से बच जाते हैं क्योंकि हर एक्ट में कुछ ना कुछ डिफाइन किया गया है, जैसे मिनिमम 20 वर्कर्स होने चाहिए तब एप्लीकेबल होंगे, मिनिमम आपका इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए उस काम को करने के लिए, या फिर फिक्स टर्म के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसमें कंडीशन लगा दिया जाता है। इस चीज़ों को भी देखते हुए यहाँ पे उस चीज़ों को कवर किया गया है कि नहीं, उनको भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होनी है, चाहे वो उस एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हों पर इस एक्ट में आ जाएंगे। तो इसमें जो कवर किया गया है, जैसे आपके पर पीस वाले वर्कर होते हैं जो इंसेंटिव पे काम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि अगर आपके पास, आप ओला ड्राइवर को बुला रहे हैं, ओला से गाड़ी बुक की है, ओला ड्राइवर को पर राइड पेमेंट मिलता है, पर किलोमीटर पेमेंट मिलता होगा, उसका एक कमीशन होता है जो मिलता है। उसको क्या सिक्योरिटी दे रही है गवर्नमेंट, क्या कंपनी क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उसकी सोशल लाइफ को देखते हुए, उसको इसमें कवर किया गया। बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जिनको कहा जाता है दिहाड़ी, यानी आप पर डे वेजेस के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट है, उनको क्यों नहीं कवर किया जाता था। तो उनको भी इस चीज़ों को कवर करने के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड लाया गया। इसमें चीज़ों को और बेनिफिट पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल भी लॉन्च किया है जो ऐप इम्प्लीमेंट हो जाएगा बहुत जल्द, जिसके लिंक्स हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसके थ्रू सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, उसमें कंपनी को कैसे इन्वॉल्व होना है, कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब भी दिखाया जाएगा। इस कोड में जो कवर होता है, जो आपको मैंने बताया, जो लोग जनरली जानते हैं, पीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट है, ग्रेजुटी है, इस सब चीज़ों को भी इसमें लाया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ग्रेजुटी के पार्ट से कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को भी ग्रेजुटी में डाला गया, जो मिनिमम 1 ईयर का कंडीशन है कि अगर आप 1 साल भी कर लेते हैं फिक्स टर्म में तो आपको ग्रेजुटी मिलेगी एज पर द ग्रेजुटी के कैलकुलेशन। मैंने पहले ही बताया इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क, सिमिलर वर्क, तो वो भी आपको मिलेगा, इसमें है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी कुछ नहीं मिलता था, वो बेनिफिट नहीं ले पाते थे, उसको भी इसमें कवर किया गया। ये सारी चीज़ों को इसमें कवर किया गया कि ताकि कोई भी ऐसा सेक्टर या ऐसा एम्प्लॉय नहीं हो जो बच सके, उनको बेनिफिट मिले, सारे कैटेगरी वाले एम्प्लॉय को बेनिफिट मिले। इसमें एक चीज़ को ध्यान दिया गया कि बहुत सारे स्कीम्स पहले से कंपनी चलाती हैं, इंसेंटिव बोल के, अवार्ड्स बोल के, उन लोगों को देती है जो लोग अच्छे काम कर रहे हों या उनकी पॉलिसी कंपनी की फॉलो कर रहे हों। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फुल अटेंडेंस अवार्ड, ये बहुत कंपनियां चलाती हैं। जैसे कि आप बिना लीव का पूरे मंथ में आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट, जो कि एक वर्कर के लिए एक मोटिवेशन का काम होता है। गवर्नमेंट ने कहा है इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप चालू किए हुए हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है या आपके एग्जिस्टिंग स्कीम में है, आप उसे बंद नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एम्प्लॉय के फेवर में है, आप उसको कंटिन्यू रखेंगे। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इस कोड को इम्प्लीमेंट करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने ट्रांजिशन पीरियड रखा है कि आप धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, और हम लोग आपको सपोर्ट के लिए समय समय पे नोटिफिकेशंस
मटेरियल्स प्रोवाइड करते रहेंगे, जो मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा टाइम टू टाइम, और आप उस चीज़ को देख भी रहे होंगे। गवर्नमेंट के साइट पे रिलीज हो रहे हैं कुछ, अभी पीएफ और एसआईसी ने रिलीज किया है, जो मैं आपको शेयर करूंगा शॉर्टली। तो ये सब चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है इस कोड के अंतर्गत। इसमें हम जानते हैं कि एक एचआर, तो जो हमारा बैकबोन है, उस वो कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा या क्या क्या चीज़ों को देखेगा इस एक्ट के हिसाब से। इसको रिव्यू करना है कुछ चीज़ों को, जैसे कि जो उनके वर्कफोर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, उसमें क्या उनको उस कवरेज मिल रहा है, क्या कवरेज नहीं मिल रहा है। इस एक्ट के हिसाब से जो उनको कवरेज मिलना चाहिए वो उनको पहुंचाना है, देखना है, उसका एक प्रॉपर वर्किंग करना है और मैनेजमेंट तक पहुंचा के उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। ये भी ध्यान देना है कि जो बंदे पीएफ एसआईसी में ये सब में कवर नहीं थे आज तक, अगर ये एक्ट कोड आने के बाद वो कवरेज भी आते हैं, तो उनको तुरंत, बिना सोचे, बिना टाइम गवाए हुए उनको उसमें ऐड करना है, पीएफ में, एसआईसी में, ताकि उनको ये बेनिफिट मिले। क्योंकि ये सब चीज़ें ऑडिट का पार्ट होती है और ये सब चीज़ हमेशा गवर्नमेंट की नज़र में रहती है। फिक्स टर्म पे मैंने जैसे पहले ही आपको बताया, फिक्स टर्म में आपको ये चेक करना है कि उनको ग्रेजुटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मैटरनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कंपनसेशन जो है वो है या नहीं है। वो सारी चीज़ों को फिक्स टर्म में चेक करना है, क्योंकि बहुत जगह फिक्स टर्म में एक सैलरी ब्रेकअप भी रखा जाता है कि आपको ये सैलरी तक ही दिया जाएगा। हो सकता है वो कभी कभी मिनिमम वेजेस से कम हो, या फिर वो स्टेट के मिनिमम वेजेस का हो पर हमारा फ्लोर का मिनिमम वेजेस से मैच ना कर रहा हो। तो ये सब चीज़ों को चेक करना होगा। आपको कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करनी होगी कि कॉन्ट्रैक्टर जो आपके अंदर में काम कर रहे हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, तो चीज़ें आप पे ही आएंगी अगर किसी चीज़ में कंप्लायंस में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग अगर चाहें तो स्टेट का एग्जांपल ले सकते हैं, बिहार। अगर बिहार का स्टेट का कोई नोटिफिकेशन अलग से आ रहा है तो उसको ट्रैक करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में ये चीज़ों के लिए अभी क्लियरिटी नहीं आ पाई है कि नोटिफिकेशन कैसे निकाला जाए, किसको प्रायोरिटी दिया जाए, कहाँ से नोटिफिकेशन आएगा, पहले स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी किसी चीज़ों को कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नोटिफिकेशन मस्ट है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना नोटिफिकेशन या बिना गैजेट पब्लिकेशन के नहीं होता है। तो वो चीज़ों पे हम लोग का भी फोकस है, जैसे ही कुछ ऐसा आता है तो हम लोग आपके पास लेके आएंगे। इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है, कमेंट में डालें। हम आपके इस कोड की भी डिटेल्स जो भी होंगे सपोर्टिंग के साथ आप पहुंचाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कोड में, जो हमारा लास्ट कोड है। जो हमारा लास्ट, जो फोर्थ लास्ट कोड है, वो सेफ्टी को फोकस किए हुए है और हेल्थ को। इस कोड में जो नाम है कोड का, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। मतलब जो आप काम कर रहे हैं जहाँ भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे वो अदर सेक्टर हो, आपकी सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, आपके फैमिली के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी। इसलिए इस चीज़ों पे ध्यान रखते हुए, जो पहले से भी हेल्थ सेफ्टी और स्टैंडर्ड जो था इन्वायरमेंट का, उस पे फोकस था, इसमें उस चीज़ों को और ऐड किया गया। इसमें मेनली फोकस जो किया गया है एम्प्लॉय पे, उसमें भी फीमेल पे। फीमेल पे ये इम्प्लाई किया गया क्योंकि कहीं आज के डेट में हम लोग जिस तरह से मेल और फीमेल को इक्वल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर पे ये प्रॉब्लम आती थी कि नाइट शिफ्ट में फीमेल को कैसे हायर करें, क्योंकि उसमें भी कंडीशन था कुछ कि हम लोग 10 PM के बाद उनको रख नहीं सकते थे, रखते हैं तो बहुत कंडीशन फुलफिल करना था। गवर्नमेंट ने इसको भी रिलैक्सेशन दिया कि अब वुमेन को आप चाहें तो फीमेल को आप अलाउ कर सकते हैं नाइट शिफ्ट में भी, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री नाइट शिफ्ट में चलती है जहाँ ऑलरेडी डे में फीमेल काम करते हैं और नाइट में फीमेल को एम्प्लॉय नहीं दे सकते एम्प्लॉयमेंट। उसको भी देखते हुए किया गया कि आप नाइट शिफ्ट में भी फीमेल को रख सकते हैं, बट उनकी सेफ्टी को देखते हुए। सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। दूसरा है वर्किंग आवर को लेकर इस पर डिस्कशन है। तो हम लोग चेक करते हैं कि कौन कौन से कोड एक्ट इसमें पहले से जो एक्ट है उनको मर्ज किया गया और कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया गया। आप इसमें देखेंगे तो 13 एक्ट, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नंबर है। 13 एक्ट को इसमें मर्ज कर दिया गया, सब मर्ज कर दिया गया, जिससे ये ही एक्ट
ये पर्टिकुलर कोड इतनी चीज़ों को कवर कर लेता है जो बहुत बड़ी संख्या में कंप्लायंसेस हैं, खुद में बहुत बड़ी कंप्लायंसेस है अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर देखें तो फैक्ट्री एक्ट 1948, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, माइंस एक्ट 1952, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1955, वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1958, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 1970, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन सर्विस एक्ट 1979, साइन वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1981, डॉक वर्कर्स हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। जो ये 13 एक्ट है इनको सब मर्ज किया गया इसमें, और इनके मेन जो चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ रखा गया है। कुछ चीज़ों को जो इसमें चेंजेस की गई हैं, जो इसमें इम्प्लीमेंट एडिशनल की गई है, इन्हेंस की गई है, आइए उन लोग चीज़ों को हम लोग जानते हैं। पहला है कि जो इसमें आपका वोमेन को लेके जो बताई गई कि शिफ्ट नाइट शिफ्ट में हम लोग उस वोमेन को रख सकते हैं वर्कर्स को, उसके लिए एक बोर्ड बनाने की कमेटी को इसमें डाला गया है, ताकि जो वो बोर्ड होगा वो चीज़ों को देखेगा कि जो इस कोड के अंतर्गत चेंजेस हो रहे हैं या जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है वो चीज़ प्रॉपर उस कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल में जैसे हमने अभी बताया कि वोमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ किया गया। अब नाइट शिफ्ट तो ठीक है, अलाउ आपने कर दिया, पर क्या नाइट शिफ्ट में वुमेन्स को, फीमेल को प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं, वो चेक करने की काम कमेटी बोर्ड को रहेगी। उनके वेलफेयर को मेजर किया जा रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि नाइट में उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, मान के चले नाइट पे ब्रेक नहीं मिल पा रहा उनको, ये सब चीज़ों को देखना होगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया, वर्किंग आवर को लेकर डिस्कशन जो चल रही थी, बहुत जगह बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं, कोई 8 आवर्स का कॉन्सेप्ट है, कहीं 12 आवर का कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को भी इसमें कवर किया गया है। 8 से 12 आवर का शिफ्ट रहेगा, आप चाहे तो कर सकते हैं, बट इसमें भी कैपिंग कर दिया गया है कि 48 आवर्स आप वीकली उससे ऊपर नहीं कर सकते हैं। अगर आप 48 आवर्स से ऊपर करते हैं तो कंडीशन ओवर टाइम वाला जो लागू है वो रहेगा, यानी डबल रेट, ये फिक्स है डबल रेट, आप सिंगल रेट या 1.5 टाइम्स का रेट नहीं कर सकते हैं, डबल रेट में ही आपको पे करना है। अब आपने जैसा देखा कि 13 एक्ट्स हैं, 13 एक्ट्स को मर्ज करने के बाद 13 एक्ट्स के कंप्लायंसेस भी बहुत सारे हैं। इस कंप्लायंसेस में मल्टीपल्स फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते हैं, मल्टीपल्स रिटर्न्स डालने पड़ते हैं, मल्टीपल्स डॉक्यूमेंट्स मल्टीपल डिपार्टमेंट में सबमिट करने पड़ते हैं। इस चीज़ को भी सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने सिंगल प्लेटफॉर्म रखा है रिटर्न के लिए, जो आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, सम सुविधा पोर्टल है, जो एक सिंगल विंडो है जहाँ से आप सारे रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो। उस पे मैं आपको सेपरेट एक वीडियो बना के दूंगा, जैसे किसमें कैसे उसमें फाइलिंग करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको वीडियो ला के दूंगा। इसके बाद हम आते हैं लेबर के कॉन्सेप्ट में, जिसमें आपको लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी डिफाइन किया गया है। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक या एस्टेब्लिशमेंट को कैसे कंडीशन में रखा गया है, क्या डिफिनीशन दिया गया है, वो सबके बारे में इसको पूरा डिटेल में बताया गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक्ट में हर वर्डिंग का डिफिनीशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जिससे मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग जो सबसे बड़ा पार्ट है। अगर आप मल्टीपल कंप्लायंसेस कर रहे हैं, मल्टीपल कंप्लायंसेस आपके में एप्लीकेबल है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, तो आपको मल्टीपल्स रिकॉर्ड रखने थे अभी तक, उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिली है। आप रिकॉर्ड्स को भी मर्ज करके रख सकते हैं जो जिससे रिलेटेड है। अगर आपका हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर से रिलेटेड है, जैसे आपको फैक्ट्री एक्ट में भी आता है इस चीज़ों को मेंटेन करना, वेलफेयर एक्ट में भी आता है चीज़ों को मेंटेन करना, तो ये सब चीज़ों को आप मर्ज करके रख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट। आपको फैक्ट्री एक्ट और बाकी एक्ट के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन, आपके प्रीमिसेस, आपके एरिया, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग एरिया है या प्लांट है, उसमें जो भी चीज़ें आपको करनी है वो डिफाइन की गई हैं अच्छे तरीके से, जिसको आपको मेंटेन करना है। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि पेनल्टी पेनल्टी को हर जगह नहीं डिफाइन किया गया है।
रिलैक्सेशन के साथ साथ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है। मगर आप एक बार गलती कर रहे हैं, आपको एक बार कंप्लेंट से नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से, तो हो सकता है आपको रिलैक्सेशन मिले। बट अगर आप मल्टीपल वही काम आप बार बार कर रहे हैं तो आप पे पेनल्टी कंपाउंडिंग के हिसाब से लग सकती है। मतलब डबल, डबल से भी डबल, मल्टीपल टाइम्स लगाया जा सकता है, क्योंकि आप उस चीज़ को बार बार गलती कर रहे हैं। अब आते हैं इस कोर्स में एचआर का क्या रोल है, या एचआर डिपार्टमेंट को किस चीज़ों पे फोकस करना है। पहला ये फोकस करना है कि आपका जो भी पॉलिसी है हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, उसको रिव्यू कीजिए। उसमें क्या क्या गैप्स है उसको फिल कीजिए। अगर आप नाइट शिफ्ट में वोमेन्स फीमेल्स को ड्यूटी दे रहे हैं तो उनकी सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ों को देखिए कि कहीं वो चीज़ गैप तो नहीं है। तो ये चीज़ आपके सेफ्टी ऑफिसर और आपका एचआर एडमिन डिपार्टमेंट प्लस सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी डिपार्टमेंट, दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा एज ए कंबाइंड वर्क। सेकंड कि आपका जो शिफ्ट है, अगर आप 24/7 वर्किंग कंडीशन पे आपकी प्लांट चलती है, मल्टीपल शिफ्ट है, तो आपको ये भी चेक करना है क्या हमारा ड्यूटी आवर वीकली और डेली क्रॉस तो नहीं कर रहा है एम्प्लॉय वाइज। अगर कर रहा है तो उसको ओवर टाइम जो दे रहे हैं क्या डबल रेट से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उस चीज़ को चेक कीजिए। मैंने पहले बताया कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर से हैं या आप आउटसोर्स करते हैं, उसको भी प्रॉपर वो कवरेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस कोड के हिसाब से वो आप बात करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं तो आप पे ही सारी लाइबिलिटी आती है। जितने भी रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंसेज हैं जो आप पे एप्लीकेबल है, आपने अभी तक उसको रिन्यू नहीं किया या उसका रिटर्न नहीं फाइल किया या उसको आप अभी तक वैल्यू नहीं दे रहे थे, उस चीज़ को आप तुरंत चेक कीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, क्योंकि अब ऑनलाइन सारा पोर्टल पे जाएगा, तो उस चीज़ को भी अवेयर हो जाइए कि कैसे फाइलिंग करना है। क्योंकि न्यू कोड आने के बाद अब लोग गवर्नमेंट थोड़ी एक्टिव होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ों को चेक करेगी। आप अपना चेकलिस्ट बना लीजिए इंटरनल ऑडिट के हिसाब से कि मुझे क्या क्या करना है। आप ऑडिट कीजिए, खुद से कीजिए, अपने सेफ्टी ऑफिसर से बोलिए इस चीज़ों को ऑडिट करें और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। इस कोड में जो भी आपको मैंने बताया, कहीं भी कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करें। आप अपना मेल आईडी भी दें ताकि मैं आपके कमेंट्स को, आपको इंक्वायरी को, आपके क्वेश्चंस को मैं क्लियर कर सकूं विद सपोर्टिंग। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इसमें मेजर चैलेंजेस क्या रहेंगे या चेंजेस क्या रहेंगे, ताकि आप देख सकें कि मेजर चेंजेस इसमें क्या क्या आ रहे हैं, जो आपके लिए नॉलेजेबल हो, आपके लिए भी फ्रूटफुल हो। पहला चेंज है कि अपॉइंटमेंट लेटर, जो मैंने आपको पहले बताया, मैंडेटरी है, जिसमें आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना है एम्प्लॉय को हर चीज़ के बारे में कि आपके टर्म्स कंडीशन क्या है, आपकी एम्प्लॉयमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, रोल क्या है। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। आज कल जितने भी लेबर कोर्ट्स में केसेस जाते हैं, उसमें मैक्सिमम यही होता है कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है पॉलिसीज़ की। तो अपॉइंटमेंट लेटर को ये मैंडेटरी किया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी दोनों के बीच में बनी रहे। सेकंड, ओवर टाइम, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है आज के डेट में, कि लोग ओवर टाइम तो करते हैं पर उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल पाता है ओवर टाइम के रूल के हिसाब से। तो वो उसमें एक लाया गया है फिक्सेशन कि आपको डबल रेट से देना ही देना है। ये तो आपके ऑडिट में ये चीज़ों को मार्क्स किया जाएगा और आपको पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तीसरा, जो कंप्लायंस इंटीग्रेशन है, मतलब कि आपके जो कंप्लायंसेस थे मल्टीपल डिपार्टमेंट में, मल्टीपल डॉक्यूमेंट सबमिट करना, मल्टीपल रिटर्न्स डालना, उसको सिंप्लीफिकेशन करके, सिंप्लीफाई करके आपको पोर्टल पे ऑनलाइन करने का एक मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा आगे, जिसके लिए आपको सिंगल प्लेटफॉर्म सम सुविधा पोर्टल को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि इस पे एचआर पे, पेरोल पे क्या क्या कंप्लायंसेस आ रहे हैं या क्या क्या चीज़ों को फोकस करना है, तो पहला चीज़ तो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें मिनिमम जो है 50% बेसिक का कॉन्सेप्ट आ गया है। इसमें आपको अपने पूरे स्ट्रक्चर को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, पेरोल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। उसके बाद जो सोशल सिक्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट है कि पीएफएसआईसी आपको इम्प्लीमेंट करना है, ग्रेजुटी इम्प्लीमेंट करना है, फिक्स टर्म कंडीशन वाले एम्प्लॉय को भी, तो उसमें भी आपके पेरोल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। कंप्लायंसेस, क्योंकि आप चीज़ों को जब करेंगे तो आपके कंप्लायंसेस को भी मेंटेन रखना है। आप कंप्लायंस को मेंटेन रखें कि आपने हर चीज़ों को चेक किया और आपने इम्प्लीमेंट किया, आपने बेसिक चेंज किया, आपने पीएफएसआईसी में इनरोल किया, आपने फिक्स कॉन्ट्रैक्टर को ग्रेजुटी प्रोवाइड करने के लिए उसके अपॉइंटमेंट लेटर को चेंज किया। तो ये सब चीज़ों को आप रिकॉर्ड करें प्रॉपर, कि ताकि आपका न्यू कोड के हिसाब से आप जो चेंजेस कर रहे हैं वो आप कहीं भी प्रोड्यूस कर सकें एट द टाइम ऑफ ऑडिट, एट द टाइम ऑफ
स्कूटनी, जो भी आपको कभी भी रिक्वायर्ड में जरूरत पड़े। तीसरा, ट्रेनिंग। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, आपकी टीम में सुपरवाइजर्स हैं, आपकी टीम में मल्टीपल्स पर्सन काम कर रहे हैं, तो आप उनको भी सारी चीज़ों को बताएं ताकि वो डाउन द लेवल एम्प्लॉय को बता सके, आप कॉन्ट्रैक्टर को बताएं ताकि कॉन्ट्रैक्टर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके, उनको सपोर्ट करें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग सबसे बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि जब PFSIC लोगों का बेनिफिट प्रोवाइड करेगा तभी जब आप उसको ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे कि PFSIC या सोशल सिक्योरिटी से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्यों उसमें कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग दें, टीम को ट्रेनिंग दें, HODs को ट्रेनिंग दें, ताकि डाउन द लेवल वो हर एक एम्प्लॉय को, जो फ्लोर पे हो, जो ग्राउंड पे हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके। आप चाहें तो इसको इम्प्लीमेंट करने का एक रोड मैप बना सकते हैं कि आप कैसे कैसे इसे करेंगे। जब तक हमारे पास प्रॉपर नोटिफिकेशन आते में टाइम लग रहा है, तब तक आप इसको इम्प्लीमेंट करें। कैसे करेंगे? पहले आप पॉइंट्स बनाएं, ऑडिट चेकलिस्ट बनाएं कि हमें क्या क्या चेक करना है। हर कोड के हिसाब से जो आपका एप्लीकेबल है, उस कोड में आप चेकलिस्ट बना लें कि मुझे क्या क्या चेक करना है। मैं एक चेकलिस्ट का फॉर्मेट भी बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा कमेंट में लिंक के थ्रू, जिसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके तहत आप चेकलिस्ट करके चेक करें कि आपका क्या क्या ऑडिट पॉइंट में फोकस है। आप अपनी पॉलिसीज़ को देखें, अपॉइंटमेंट लेटर को देखें, कहाँ क्या चीज़ों को चेंज करना है, उसको चेंज करें। और तीसरा, अपने सुपरवाइजर्स को, अपनी टीम को ट्रेन करें, जो मैंने आपको अभी बताया। ये सब चीज़ आप कर लेंगे तो इसके बाद आपके इस कोड को फैक्ट्री में, एमटीटी में, एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मेरा एक प्रयास है आप लोगों तक पहुंचाने का, कोड्स जो न्यू कोड आया है उसके बारे में। आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। कहीं भी डाउट्स है, कुछ है, तो मुझे कमेंट करें। बहुत लोगों को मैंने जो कोड आपको बताएं उसके अंदर जितने एक्ट्स हैं उनको सबमर्ज करके बताया। बहुत लोगों को हो सकती है कि उनके बारे में भी जानकारी नहीं हो कि कोड जो सबमर्ज की जा रही है, जो 29 कोड्स है, वो क्या क्या है। तो मैं उस कोड्स को भी लेके, उस एक्ट को भी लेके अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हर एक एक्ट को मैं आपको बताऊंगा कि हर एक एक्ट में क्या क्या कवर थे अभी तक, क्या क्या एक्ट कहता है, चाहे वो बोनस एक्ट हो, चाहे पेमेंट एक्ट हो, चाहे वो मिनिमम वेजेज एक्ट हो, चाहे वो BOCDW हो, चाहे वो PF हो। हर एक्ट का मैं सिंगल सिंगल वीडियो आपको दूंगा। आप उस वीडियो को भी जाके देखेंगे तो आपको हर एक्ट के बारे में डिटेल पता चलेगा कि ये एक्ट क्या कहता है। और उस एक्ट की समरी जो इसमें ऐड हो रही है इस 4 कोड में, वो आपको मैंने दिखाया। अब जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होगा गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे जैसे जो जो नई अपडेट्स आएंगी, मैं आपको आपके पास लेके आऊँगा। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करें। मैं आपके हर कमेंट को विदिन 48 आवर्स रिस्पॉन्स करूँगा, ताकि आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई सपोर्टिंग फाइल चाहिए, आप अपने मेल ID भी मेंशन करें। मैं आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी है मैं प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।